ऋषिपुर गांव। रात का पहला पहर था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। वहीं एक घर ऐसा भी था जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। महेश उसके पास बैठा है। श्रद्धा और लोकेश भी कमरे में आते हैं। मालती, हिम्मत रखो, मैं अभी तुमको शमन जी के पास ले चलता हूं। मालती की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। उसके शरीर पर जगह जगह फफोले उठे हुए थे। कई जख्म बने हुए थे जिनसे खून भी रिस रहा था। उसको ऐसा दर्द हो रहा था जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। मालती, उठो, जल्दी करो मालती, आओ नीचे उतरो। महेश और लोकेश ने मालती को उठाया और फिर उसको तांगे में बैठाकर ये सभी एक रास्ते पर निकल गया। लोकेश और श्रद्धा अपनी मां को इस हालत में देखते हुए बहुत दुखी हो रहे था। काफी देर बाद तांगा एक घर के सामने जाकर रुका। आओ मालती, नीचे उतरो। महेश और लोकेश ने मालती को सहारा देकर तांगे से उतारा और फिर उस घर के अंदर ले गए। अंदर एक आदमी बैठा था जिसके सामने एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ शमन जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसे ठीक कर दीजिए। महेश ने मालती को उसके सामने बैठा दिया। उस आदमी शमन के आगे हाथ जोड़े। लोकेश शमन के ठीक सामने एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। फिक्र मत करो, मैं इनको ठीक कर दूंगा। ये कहकर शमन ने पास ही रखी कैंची उठाई और उससे मालती के बालों की एक लट काट ली। उसके बाद उसने उस बक्से को खोला। उसके खुलते ही हल्का सा प्रकाश उत्पन्न हुआ। इन सभी ने देखा कि उसके अंदर हरे रंग का एक नग रखा हुआ है। शमन ने उसके आगे हाथ जोड़े और फिर मुंह ही मुंह में मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके कुछ देर बाद ही उस बक्से से धुआं निकलने लगा, जिसे ये सभी बड़ी गौर से देख रहे थे। शमन ने बक्सा अपने करीब कर लिया और उस बक्से में क्या रखा है अब ये चारों नहीं देख सकते थे। कमरे में हर कोने से पायल की छन छन सुनाई देने लगी। तभी उस बक्से से एक खूबसूरत हाथ थोड़ा सा बाहर आया और शमन ने उस हाथ के अंदर मालती के बालों की लट थमा दी। उसके बाद वो हाथ वापस से अंदर चला गया और फिर बक्सा सामान्य हो गया। अब उसके अंदर फिर से वही हरा नग नजर आ रहा था। वही पायल की आवाज भी बंद हो गई थी। क्योंकि ये चारों बक्से के दूसरी तरफ थे, इसलिए इन्होंने उस हाथ को नहीं देखा था। शमन ने बक्सा बंद कर दिया। तुम्हारा काम हो गया देवी, तुमको जल्द ही ठीक कर देगी। उसी समय नदी के किनारे एक लड़की आकर नृत्य करने लगी। उसने लाल साड़ी कथकली वाली बांधी हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपना हाथ आगे लाओ। मालती ने अपना हाथ आगे किया तो शमन ने उसका हाथ पकड़कर कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारी। ऐसा करते ही मालती के शरीर पर बने सभी घाव खत्म होने लगे। बहुत ही तेजी के साथ सभी जख्म भर रहे थे और उसका दर्द भी खत्म होता जा रहा था। ये देखकर महेश, लोकेश और श्रद्धा को बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन वो खुश भी थे। आखिरकार मालती बिल्कुल ठीक हो गई। मैं ठीक हो गई जी। शमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ खुशी खुशी अपने घर पहुंच। ये सभी शमन से विदा लेकर वापस अपने घर पहुंचे।
ये अभी सोने के लिए बेड पर जा ही रहे थे कि तभी एक स्वर घर में गूंजा। महेश, अरे ओ महेश, कहाँ है? जल्दी बाहर आ। ये आवाज सुनकर ये चारों घर के बाहर निकले तो सामने गांव का लाला खड़ा था। अरे भाई, 1 महीना पूरा हो गया, जो 20,000 रुपए तूने लिए थे सूद समेत वापस कर दे। लाला जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मालती की तबीयत भी खराब हो गई थी। उससे मुझे क्या मतलब, चाहे ये मर भी जाए तो क्या तू पैसे नहीं देगा? ये सुनकर श्रद्धा और लोकेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पिता की कर्जदारी की वजह से दोनों खून का घूंट पी गए। मैं कुछ दिनों में दे दूंगा लाला, फिलहाल मेरे पास नहीं है। लाला ने महेश की बहुत बेइज्जती की, जिससे महेश और उसके परिवार को बहुत बुरा लगा और फिर वो परसों के दिन आने की कहकर वहां से चला गया। श्रद्धा और लोकेश अपने अपने कमरे में चले गए। पिताजी को उस लाला ने कितना बेइज्जत किया। वो तो परसों फिर से आ जाएगा। पिताजी उसका कर्ज कैसे चुकता करेंगे? इसी सोच के चलते उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी उसे कुछ याद आया। अगली रात सबके सोने के बाद नेहा चुपचाप अपने घर से निकल गई और वो तेज तेज कदमों के साथ गांव की सरहद की तरफ बढ़ गई। उस समय शमन अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। कुछ देर बाद श्रद्धा खिड़की के जरिए उसके घर में दाखिल हुई और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। कहाँ है वो डिब्बा? दिन में तो यही रखा था। तभी शमन खांसने लगा। उसकी आवाज सुनकर श्रद्धा जल्दी से वहीं कोने में छिप गई। तभी उसकी नजर एक छोटी सी कबर्ड पर पड़ी, जिसमें वो बक्सा रखा हुआ था। अरे वाह, ये तो वही बक्सा है। शमन अंगड़ाई लेकर वापस से सो गया और तभी श्रद्धा ने उस बक्से को उठाया और खुश होते हुए वहां से निकल गई। अब सारे मसले हल हो जाएंगे। तभी उसे अपने पीछे से पायल की छन छन सुनाई देने लगी। उसने चौंकते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने फिर से आगे कदम बढ़ाए और भागना शुरू किया। उसको अभी भी अपने पीछे से पायल की छन छन सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर आकर वो अपने कमरे में पहुंची और उस बक्से को खोलकर देखा। वाह, ये हीरा तो दिखने में ही बहुत कीमती लगता है। श्रद्धा ने उस बक्से को बंद करके अपनी कबर्ड में रख दिया और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। अब कल इसे बेचकर पिताजी का सारा कर्ज चुकता कर दूंगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वो पहली बार अपने पिता के लिए कुछ करने जा रही थी। रात करीब 1 बजे के समय श्रद्धा अपने बेड पर सो रही थी। तभी उसे अजीब सी धम 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 सुनाई दी और वो चौंकते हुए जाग उठी। उसने देखा कि कबर्ड का दरवाजा खुला हुआ है। ये कैसे खुल गया? वो अपनी जगह से उठी और कबर्ड फिर से बंद कर दी और इस बार उसने कबर्ड के आगे एक कुर्सी भी रख दी थी, जिससे कबर्ड फिर से न खुले, और फिर वापस से जाकर बेड पर लेट गई। अब ये नहीं खुलेगा। उसे सोए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि तभी बहुत जोरों का शोर हुआ और वो फिर से चौंकती हुई जाग उठी। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ी। उसने देखा कि कबर्ड फिर से खुली हुई है और जो कुर्सी उसने कबर्ड के दरवाजे पर रखी थी वो सामने दीवार के पास पड़ी टूटी हुई है, जैसे किसी ने उसे उठाकर जोर से दीवार पर देकर मारा हो।
ये कैसे खुल गया? उसी समय पड़ोस के गांव में मोहन नाम का आदमी अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। अरे, इतनी रात में कौन नाच रहा है भाई? उसने उठकर देखा तो ये आवाज बाहर से आ रही थी। उसने खिड़की के करीब जाकर देखा तो एक लड़की उसके घर के आंगन में नाच रही थी। अरे, ये कौन है? मोहन कमरे से निकलकर आंगन की तरफ गया और उसने करीब से उस लड़की को देखा। लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसका नृत्य भी बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी हैरानी की बात थी कि वहां तबले की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कौन हो तुम? किस खुशी में नाच रही हो? इस पर वो लड़की बिना कोई जवाब दिए नाचती रही। तो मोहन उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वक्त जैसे थम गया। उसके पैर भी रुक गए और उसका संगीत भी। उससे नजरें मिलते ही मोहन उस पर मोहित होने लगा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कौन हो तुम? इतना कहते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। उसके शरीर की रंगत बदलकर कत्थई होने लगी। उसके नाखून लंबे हो गए और उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी। ये देखकर मोहन के दिल में खौफ उतर आया। वो चीखता हुआ वहां से वापस अपने घर के अंदर पहुंचा और अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली। उसके बाद वो जैसे ही बेड पर पहुंचने के लिए पलटा तो वो लड़की अपने भयानक रूप में बेड पर ही बैठी हुई थी। मोहन कुछ करता इससे पहले वो लड़की मोहन पर टूट पड़ी और मोहन की चीख पूरे घर में गूंज कर रह गई। अगली सुबह महेश का परिवार नाश्ता कर रहे थे। माँ, आपने मामा जी को नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक हो गई है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो बहुत परेशान हो रहा था। हो सकता है आज मिलने भी आए। श्रद्धा ने उसी समय मोहन के घर पर कॉल किया तो वो रिसीव नहीं हुआ। माँ, मामा जी तो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। लगता है वो भुलक्कड़ फिर से अपना फोन कहीं रखकर भूल गया होगा, तभी उसका कॉल नहीं आया। कोई बात नहीं, हम लोग नाश्ते के बाद उससे मिलने उसके घर चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। नाश्ते के बाद ये सभी मोहन के घर पहुंचे। और वहां पर उसकी भयानक मौत देखकर इनका दिल दहल उठा। इस तरफ जब शमन का उसके काम पर बैठने का समय हुआ तो कबर्ड से बक्सा गायब देखकर वो चौंक पड़ा। हे देवी, बक्सा कहां गया? उसने बक्से को घर में हर जगह ढूंढा लेकिन उसका बक्सा कहीं नहीं मिला। कुछ ही देर में उसके घर के बाहर मरीजों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। हे देवी, मेरे पास बक्सा नहीं है, उसको कैसे वापस लाऊंगा? किसने चुराया होगा उसे? शमन अब बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने दीवार पर लगे कैलेंडर पर नजर डाली तो उसमें 15 तारीख पर गोल घेरा बनाया हुआ था। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर 15 तारीख की रात को बक्से का नाहन नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। इस तरफ रात होने से पहले ही मोहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया और ये सभी घर वापस आ गए। लोकेश, माँ पहले ही बहुत सदमे में है और कल लाला भी आने वाला है। हाँ दीदी, मुझे यही बात सोचकर डर लग रहा है, अब लाला के पैसे कैसे चुकता करेंगे? लोकेश, तू फिक्र मत कर लोकेश, सब हो जाएगा। लेकिन कैसे दीदी? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये कहकर श्रद्धा ने कबर्ड खोली और वो बक्सा लोकेश के सामने रखकर खोल दिया। उसके अंदर चमचमाता हुआ नग देखकर लोकेश भी हैरान रह गया।
दीदी, ये तो वही हीरा है जो उस शमन के पास था। ये आपको कहां से मिला? मैंने इसे उसके घर से चुराया है। मैंने जो किया है अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए किया है। कल हम दोनों इसे बेचकर लाला के पैसे उसे दे देंगे। लोकेश ये सुनकर आगे कुछ नहीं बोला। अगले दिन ये दोनों दोपहर के समय बक्सा लेकर घर से निकले और फिर एक जोहरी के पास पहुंचे। उसे देखकर जोहरी भी हैरान रह गया। ये हीरा तो लाखों का लगता है, मुझे इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कहिए अंकल, आप इसके कितने पैसे देंगे? मुझे तो ये चोरी का लगता है, इसके 30,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं अंकल, देखिए ये कितना कीमती लग रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हम इसे कहीं और बेच देंगे। ये कहकर श्रद्धा उठ खड़ी हुई। अरे रे रुको। जी कहिए, क्या हुआ? इसके 50,000 दूंगा, न ज्यादा न कम। बिल्कुल सही दाम है। यह सुनकर श्रद्धा ने लोकेश की तरफ देखा। श्रद्धा, ठीक है, दे दीजिए। जौहरी ने 50,000 श्रद्धा को दे दिए और फिर ये दोनों लाला के घर पहुंचे। लाला जी, पिताजी ने आपके पैसे भेजे हैं। ये कहते हुए श्रद्धा ने लाला के सामने पैसे बढ़ा दिए। 20,000 रुपए मूल और 4,000 ब्याज, पूरे पैसे हैं। ठीक है, मैं उसका नाम खाते से काट देता हूं। ये सुनकर ये दोनों वहां से निकले और वापस अपने घर पहुंच गए। पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है? हाँ दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। रात के समय जौहरी आंखों में चमक लिए उस हीरे को देख रहा था। मन कर रहा है इसे देखता ही रहूं। कितना कीमती है, लगता है 50 लाख से नीचे नहीं होगा। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। वो अपने कमरे से निकला तो उसने उसी नृत्यकी को नाचते हुए देखा। अरे कौन हो भाई तुम? यहां क्या मुजरा चल रहा है? वो उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी उसने नाचना बंद कर दिया था। उसने उसी तरह खड़े खड़े अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमाकर जौहरी को देखा। उसका भयानक रूप देखकर जौहरी की आंखों में खौफ उतर आया। वो मैन डोर की तरफ भागा, लेकिन तभी उस भयानक नृत्यकी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और हवा में उड़ती हुई उसे वापस उसके कमरे में ले गई। और जौहरी की चीख उसके कमरे में ही गूंजकर खत्म हो गई। रात के समय श्रद्धा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी कबर्ड फिर से खुल गई और वो नींद से जागी। ये कबर्ड में क्या हो गया है? फिर से अपने आप खुल रही है। वो कबर्ड को वापस बंद करने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ी। उसने देखा कि वो बक्सा अपनी उसी जगह पर रखा है। ये वापस कैसे आया? तभी श्रद्धा को अपने पीछे से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसने बिना पीछे देखे कबर्ड को बंद कर दिया और फिर लोकेश के कमरे में जाकर लेट गई। अरे दीदी आप? उसने लोकेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चादर ओढ़कर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे पायल की छन छन सुनाई दे रही थी। इस तरफ शमन उसी रात के समय नदी किनारे पहुंचा। मुझे माफ कर दो देवी, माफ कर दो मुझे। वो न जाने क्यों नदी के सामने हाथ जोड़े खड़ा माफी मांग रहा था। तभी उसे पायल की छन छन सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो डर गया। उसने देखा कि सामने से वही औरत नृत्य करती हुई उसके करीब आ रही है। देवी जी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो।
तभी उसके शरीर पर फफोले उठने लगे और जख्म होने लगे। वो जमीन पर मचल पड़ा, लेकिन उसके दर्द का ठिकाना नहीं था। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। उस भयानक लड़की ने अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट की और चारों तरफ धुआं फैल गया। सुबह होने पर लोकेश ने श्रद्धा को जगाया। दीदी उठो। उसकी आवाज सुनकर श्रद्धा उठ बैठी। दीदी आप ठीक तो हो? कल रात आपने कुछ बताया नहीं। आप इतना डरी हुई क्यों थी? कल रात जो कुछ भी मैंने देखा सुना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए कुछ नहीं बोला। ऐसा क्या देखा आपने? मेरे साथ चलो। श्रद्धा लोकेश को उसके कमरे में ले गई और उसे कबर्ड खोलकर वो बक्सा दिखाया। लोकेश ने बक्से को खोला तो उसके अंदर अभी भी वो नग रखा हुआ था। अरे ये नग तो हम लोग उस जौहरी को बेच कर आए थे ना, ये यहां कैसे आ गया? हाँ, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ वापस कैसे आया? दीदी मुझे लगता है आपने इसको चुरा कर बहुत बड़ी गलती की है। दीदी ऐसा करते हैं, इसे फेंक देते हैं। जो चीज बिकने के बाद अपने आप वापस आ गई, तुझे लगता है वो फेंकने से नहीं आएगी? ये भी आप ठीक कह रहे हो। मैं आज ही इस नग को उस शमन को वापस दे आऊंगी। वही इसके बारे में ठीक से जानता है। दोपहर के समय ये दोनों अब शमन के घर पहुंचे तो पाया वहां पर कोई नहीं था। पहले यहाँ पर कितनी भीड़ लगी होती थी, अब तो कोई भी नहीं है। ये अंदर पहुंचे तो वहां कोई नजर नहीं आया। कौन है वहां? कौन है? एक कमरे से शमन की मरी सी आवाज इनको सुनाई दी और ये उस कमरे में पहुंचे और वहां पर शमन की बुरी हालत देखकर ये दोनों हैरान रह गए। वो बेड पर उसी हालत में पड़ा था जो कुछ दिन पहले मालती की थी। शमन अंकल, ये क्या हुआ आपको? मेरे साथ जो होना था हो गया। अगर तुम लोग मदद के लिए आए हो तो मैं बता दूं, मैं अब किसी का इलाज नहीं कर सकता। अंकल, हम लोग इलाज के लिए नहीं आए। तो फिर ये तुम्हारे पास कहां से आया? अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। इसे मैंने ही चुराया था। पिताजी पर बहुत कर्ज हो गया था। ये सुनकर शमन को गुस्सा आ गया।